कांग्रेस के लोग केवल राज्य के मुद्दों को उठा रहे हैं, वे राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। वे हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं और सारा पैसा अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के पास जा रहा है। हम कमजोर हैं, इसीलिए हमने जेडीएस के श्री देवेगौड़ा के साथ गठबंधन किया है। केवल मोदी ही केंद्र में स्थिर सरकार दे सकते हैं। विपक्ष के पास कोई आवाज नहीं है। आपके इस बहुत ही व्यस्त समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी खूब प्रचार कर रहे हैं। आप कर्नाटक की इस एक समस्या का प्रतिकार कैसे कर रहे हैं जो सूखे से जूझ रहा है, लोग पीड़ित हैं और उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए मांगे, कुछ भी नहीं दिया गया। फिर वे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भुगतान करो क्योंकि लोग पीड़ित हैं, और आपने 18,000 करोड़ में से केवल 4,000 करोड़ का भुगतान किया है। 4,000 करोड़ भी नहीं, 4,000 करोड़ से थोड़ा कम। आप अभियान में उस मुद्दे का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। दरअसल पिछली सरकार में मैं 4 साल तक राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री होने का मतलब है कि सूखा, बाढ़ आदि सभी मुद्दे मेरे अधीन आते हैं। मुझे सब पता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नियम हैं। एनडीआरएफ के मामले में राष्ट्रीय सरकार राशि प्रदान करेगी। एसडीआरएफ भी 75% राशि देगा। वे पहले ही तिमाही आधार पर कर्नाटक राज्य के लिए 700 करोड़ रुपए दे चुके हैं और अब वे 454 करोड़ रुपए से अधिक जारी कर रहे हैं। ये हैं एनडीआरएफ के नियम। फसलों के लिए उन्होंने राशि तय की है जो लगभग 7,000 प्रति हेक्टेयर है। यह राशि उन्होंने नियमानुसार दी है। मुझे लगता है कि कर्नाटक के इतिहास में यह केंद्र सरकार द्वारा दी गई सबसे बड़ी रकम है। उसके लिए नहीं, सूखे के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 18,000 करोड़ और आपने सिर्फ 3,900 दिए हैं, 18,000 नहीं। तो सूखे के लिए अभी भी 14,000 करोड़ बाकी हैं। मैं सहमत हूँ। मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। किसान कह रहे हैं कि केंद्र की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ये केंद्र राज्य की समस्या है। आप इसका जवाब देंगे? एक बार फिर अतीत में जाऊंगा। पिछली बार केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल तक शासन किया था। राज्य में हमारी सरकार थी, येदियुरप्पा सरकार थी। 10 साल से हम 44,000 करोड़ मांग रहे थे। हमने केंद्र सरकार से एनडीआरएफ फंड के लिए अनुरोध किया और उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें 3,500 करोड़ रुपए दिए। हमने क्या मांगा था? 44,000 करोड़। उन्होंने क्या दिया? 3,500 करोड़। अब वे मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने प्रतिशत भी बता दिया है। मनमोहन सिंह सरकार ने कर्नाटक को हमारी मांग से 5% से भी कम राशि दी। 5% से भी कम। मोदी सरकार ने क्या दिया? मोदी सरकार ने सूखे और बाढ़ के लिए मांगी गई राशि में से 50% से ज्यादा राशि दे दी है। यही मोदी की खासियत है। 4,000 कैसे? 18,000 करोड़ देश का 50%, ये 25% भी नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप मनमोहन सरकार कितने अच्छे हैं या मनमोहन सरकार कितने बुरे, या आप दोनों एक जैसे हैं? नहीं, हम मनमोहन सिंह से बेहतर हैं। पूरे 10 साल में मनमोहन सरकार ने जितना दिया उससे 4 से 5 गुना ज्यादा मोदी सरकार ने दिया है। तो क्या ये आंकड़ा गलत है? आपने 3,900 करोड़ रुपए दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18,000 करोड़ दीजिए। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे रहा हूं। उन्होंने कहा आप नियमानुसार तुरंत फंड जारी करें। हालांकि राज्य सरकारों में कोई नियम नहीं है। मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण ने अदालत जाने से पहले चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि कृपया मुझे कर्नाटक, तमिलनाडु और असम के लिए सूखे के लिए बजट उपलब्ध कराने की अनुमति दें। उन्होंने चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया था। चूंकि चुनाव आयुक्त ने अनुमति दे दी, इसलिए हमने राशि जारी कर दी। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। ऐसा कर्नाटक सरकार के दबाव के कारण नहीं है। चूंकि सूखा प्राकृतिक है, इसलिए राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। मैं मोदी जी की सराहना करता हूं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कर्नाटक में सूखे और बाढ़ में राहत के लिए सबसे अधिक राशि दी है।
ये केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे अधिक राशि है। मैं मोदी सरकार की सराहना करूंगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपके जो सांसद रहे उन्होंने केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व ही नहीं किया और इसीलिए आपने इस चुनाव में उनमें से आधे को बदल दिया, क्योंकि वे राज्य या अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से भी सवाल करूंगा। आपका एमपी भी वही है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी विपक्ष के नेता हैं, महान नेता हैं। वे एक अच्छे सांसद हैं। वे राज्यसभा में सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? वे चुप क्यों रहते हैं? उन्हें बताना होगा कि कर्नाटक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक भी आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं है। तो आपने 14 सांसद क्यों बदले? 14 आपने अपने लगभग आधे सांसद बदल दिए। हां, स्वाभाविक रूप से कुछ सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ लोग वृद्ध हैं। आप मोदी को जानते हैं। वे बदलाव चाहते हैं। वे सक्रिय सांसद चाहते हैं। इसलिए आपको पार्टी के फैसले को स्वीकार करना होगा। आपको पार्टी के लिए काम करना होगा। वहां कुछ खास नहीं है। ये मोदी का कमाल है। अशोक जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब आप उत्तरी कर्नाटक में प्रचार करेंगे, तो मतदाता से आप क्या 2 या 3 बातें कहेंगे कि वे आपको वोट दें? उन्हें बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए और कांग्रेस को क्यों नहीं? तो आप अपने भाषणों में कौन से मुख्य क्या होंगे? हां, सबसे पहले केंद्र में स्थिर सरकार बनेगी। केंद्र में स्थिर सरकार सिर्फ मोदी ही दे सकते हैं। विपक्ष या IND में कोई आवाज नहीं है। कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यह तो हुई एक बात। अगला, विकास के लिए मोदी ने पूरे देश का विकास करने का काम किया है। उन्होंने कर्नाटक में सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों का विस्तार किया है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक को भरपूर पैसा दिया है। अंततः वे राज्य सरकार में हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सारा पैसा अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के पास जा रहा है। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गईं, जैसा कि रामेश्वरम कैफे में हुआ था। जय श्री राम की धमकी कांग्रेस के लोगों ने दी है और विधान सौदा में पाकिस्तान जिंदाबाद लगा रहे हैं। ये हो रहा है इसीलिए। लेकिन एक स्थानीय चुनाव में एक स्थानीय राज्य में क्या हमें पाकिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए? मेरा मतलब कर्नाटक से है, जो पाकिस्तान से काफ़ी दूर है। धर्म के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये कि राजनीति में धर्म की बात करने की आखिर वजह क्या है? आप राज्य के विकास के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना, वे भारत को बांट रहे हैं। कांग्रेस सांसद DK सुरेश ने बयान दिया है कि हमें अलग देश चाहिए। लेकिन एक बात है कि अब तक के पूरे अभियान में थोड़ा सा अयोध्या का जिक्र था, थोड़ा सा गारंटी, मोदी की गारंटी का जिक्र था। पहले चरण के बाद अचानक जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो अचानक हर भाषण में मुस्लिम हिंदू नफरत, मुस्लिम हिंदू को बांटना, अचानक ये बदलाव क्यों आ गया? ऐसा पहले चरण की वोटिंग के बाद हुआ, आपको एग्जिट पोल के नतीजे मिले, क्या इनका कोई संबंध है? अब ये अचानक हर भाषण में क्यों बदल गया कि श्री मोदी और अमित शाह हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया। हां, कांग्रेस के लोगों के आसपास चल रही गतिविधियों के कारण वे हर जगह अल्पसंख्यक वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ सभी मामले वापस ले लिए हैं और पिछड़ों के आरक्षण को हमने रद्द कर दिया था। पिछली बार हमारी सरकार में हमने आरक्षण रद्द कर दिया था। नहीं, आप इसे रद्द नहीं कर पाए, आप इसे रद्द नहीं कर पाए, इसे रद्द नहीं किया जा सका। आपने इसे रद्द करने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। नहीं, कोशिश की, हमने विधानसभा में रद्द किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम रुतबा कायम रखेंगे। आप अब 4% बढ़ा रहे हैं और यह 30 साल पुराना मुद्दा है जो अब अचानक इस चुनाव में आ गया है। क्या यह थोड़ी सी नफरत को बढ़ावा देना नहीं है? क्या आप इसे एक युक्ति के रूप में उपयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, आरक्षण के लिए आप जानते हैं संविधान में
धर्म के लिए कोई आरक्षण नहीं है, कोई धार्मिक आरक्षण नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। घोषणा पत्र में, कांग्रेस घोषणा पत्र में वे कुछ मुस्लिम कानूनों का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मनमोहन सिंह जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि पहली प्राथमिकता मुसलमानों की है। ये वास्तव में सही नहीं है, वह बात सही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो बयान दे दिया है ना। भाषण में बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री का मतलब प्रामाणिक होता है। वह भारत के शिखर पुरुष हैं। वह प्रामाणिक है। क्या कथन प्रामाणिक है? नहीं नहीं नहीं। पिछली बार आपने राज्य में जीत हासिल की थी, इस बार आपको देवेगौड़ा की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि आपको यकीन नहीं था कि आप इस बार पर्याप्त सीटें जीतने जा रहे हैं। आप इस बात से गंभीर रूप से चिंतित थे कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आपको पराजित करने के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें जीत लेगी। क्या वह सही है? हाँ, लगभग। मुझे लगता है मैं इस सवाल को स्वीकार करूंगा। हम कर्नाटक में चुनाव हार गए। कुछ कारणों से हम चुनाव हार गए, लेकिन कारणों को अलग रखें तो हम चुनाव हार गए। हमें पुराने मैसूर, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में वोट चाहिए थे। हम वहां कमजोर हैं। मुझे लगता है हासन में, मांड्या में, कोलार में, कोई 3-4 जिलों में हम कमजोर हैं। इस बार हम 28 सीटों पर सुपड़ा साफ करना चाहते हैं। इसीलिए हम जेडीएस के साथ हैं, देवेगौड़ा जी के साथ है। लेकिन कांग्रेस की ये 5 गारंटी और उनके वादे, वे उन्हें निभा रहे हैं। क्या इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है? और क्या मोदी जी का प्रचार इसका मुकाबला करने के लिए काफ़ी है? हाँ, कर्नाटक में मोदी के प्रचार के बाद भाजपा की ओर झुकाव हुआ, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल राज्य के मुद्दों को उठा रहे हैं। वे राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री, विकास, किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। केवल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, 5 मुफ्त जो कर्नाटक राज्य में दिए गए हैं, और इसीलिए कांग्रेस को वोट दें। यही कांग्रेस की रणनीति है। लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। आपका नेता कौन है? मेरे नेता मोदी हैं। आपका नेता कौन है? मुझे अपना नेता बताओ। कर्नाटक और भारत के लोग एक कप्तान, एक अच्छा कप्तान चाहते हैं। हमारे पास एक अच्छा कप्तान है। आपके पास क्या है? यही मुद्दे हैं, चर्चा के जो बिंदु हम कर्नाटक की जनता को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका नेता होने का यह एक उचित प्रश्न है, लेकिन आप 10 साल से सत्ता में हैं, तो अब आपको कर्नाटक के मतदाताओं को समझाना होगा कि वे आपको और 5 साल क्यों दें। तो वहाँ मुख्य मुद्दा क्या है? क्योंकि अगर आप सरकार के अपने आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों में आर्थिक वृद्धि कोई चौंका देने वाली वृद्धि नहीं है। कृषि आय दोगुनी नहीं हुई, 1 करोड़ नौकरियां पैदा नहीं हुई। तो आप कौन से बिंदु बता रहे हैं कि देखिए हमने ये हासिल कर लिया है, हमें 5 साल और दीजिए, हम इसे दोगुना कर देंगे। जहां तक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का सवाल है, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राजीव गांधी या मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हम जीडीपी वृद्धि के मामले में 10वें या 11वें स्थान पर थे। मोदी ने स्थिर सरकार दी है। पूरी दुनिया यानी भारत का सम्मान करते हैं, मोदी जी का सम्मान है। वरना जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कोई सम्मान नहीं था। मुझे लगता है कि अब हर कोई मोदी जी का सम्मान करता है। विश्व नेताओं, आप भारत और पाकिस्तान के छात्रों के संबंध में यूक्रेन और रूस युद्ध देखते हैं। सर, भारत के प्रति हमेशा सम्मान रहा है। भारत के प्रति सम्मान सदैव रहा है। मत कहो कि भारत का सम्मान नहीं था। भारत के लोग दुनिया भर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केंद्र राज्य संबंध। भारत एक फेडरल समाज है, फेडरल संविधान द्वारा एक फेडरल तरीके से संरचित समाज। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि बहुत अधिक केंद्रीकरण हो गया है। मोदी और भाजपा केंद्रीकरण कर रहे हैं और लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो क्या आप इसका सामना करते हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि हम कर्नाटक के लोगों के लिए काम करेंगे? मेरा मानना है कि देश सबसे पहले है, राष्ट्र पहले है, और कर्नाटक, कन्नड़ भी मेरे लिए सबसे पहले है। सबसे पहले मैं एक कन्नडिगा हूं। मोदी जी ने भाषा के बारे में, भारत के दक्षिणी हिस्से के बारे में बात की है।
इसलिए अब वे तमिलनाडु का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने संसद में उन्हें सम्मान दिया है, उनका लोगो लगाया, और कन्नड़ भी। जब वह कर्नाटक आएंगे तो शुरुआत कन्नड़ में बोलकर करेंगे। यह क्षेत्रीय भाषाओं को दिया जाने वाला सम्मान है। भारत के दक्षिणी हिस्सों, विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक में उनका सम्मान किया जाता है। हम तेलंगाना में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने 4 सीटें जीती थीं। इस बार हम तेलंगाना में 10 से अधिक सीटें जीतेंगे। मुझे लगता है कि हम दक्षिणी हिस्से में भी मजबूत हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। भाषा में कोई बदलाव नहीं है? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। लोगों का कहना है कि कर्नाटक केंद्र सरकार को टैक्स देने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। आप राजस्व मंत्री थे, ये आप जानते हैं, लेकिन आपको केंद्र से लगभग 10वां उच्चतम रिटर्न मिलता है ना? तो आप सभी उत्तरी राज्यों को वित्त पोषित कर रहे हैं। क्या यह आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता है कि कर्नाटक जितना पैसा देता है उससे उतना पैसा वापस नहीं मिलता? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्नाटक में कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक राज्य को टैक्स का पैसा वापस मिलना चाहिए। चुनाव में भी उन्होंने यही नारा दिया है। बेंगलुरु के बारे में भी यही कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में 65% राजस्व बेंगलुरु से ही आता है। अगर बेंगलुरु वाले कहेंगे हमारा पैसा हमारे जिले में वापस आना चाहिए, तो क्या होगा? केंद्र सरकार के पास विदेश नीति है, सेना है, वायुसेना है, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, उन्हें उनका ध्यान रखना है। अंबेडकर का हमारा संविधान सदस्यों पर, नागरिकों पर आधारित है, क्षेत्र पर नहीं। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में अधिक लोग हैं, बिहार में अधिक लोग हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से धनराशि उनके पास जाएगी। ऐसा आज से नहीं, पिछले 50 वर्षों से ऐसा ही है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, चाहे वह तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, जैसे जैसे आप तेजी से बढ़ते हैं, आपका योगदान बड़ा और बड़ा होता जाता है। और मुझे लगता है कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने हाल ही में बढ़ी कटुता वाली शिकायत की थी कि हम इतना पैसा दे रहे हैं और एक बार जब परिसीमन आएगा तो आप सीटें खो देंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये सब क्या है, हम आपको जितना अधिक पैसा देंगे आप हमें उतनी ही कम सीटें देंगे। क्या बच्चे पैदा करने पर कोई बोनस है? हाँ, हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। विशेषकर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यह समस्या है। हम नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए बच्चे कम हैं, 1 या 2। और आपको सजा दी जा रही है? स्वाभाविक रूप से संख्या पर विभाजित करने पर स्वाभाविक रूप से यह जाएगा। और क्या हो रहा है? दक्षिणी राज्य सभी अच्छा कर रहे हैं। आप दक्षिण में नियमों का पालन करते हैं और आपको इसके लिए दंडित किया जा रहा है। यह संविधान है। नहीं, यह कई वर्षों से रुका हुआ था। कई साल से। अभी नहीं, यह मनमोहन सिंह, नेहरू, राजीव गांधी के समय से भी रुका हुआ था। हाँ, लेकिन यह अब और अधिक गंभीर होता जा रहा है क्योंकि आप तेजी से इस पर बढ़ रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अब विभाजन के बाद तेलंगाना में भी हमारी जीडीपी भारतीय जीडीपी से अधिक है। बहुत बहुत अधिक है। भारतीय G.D.P से कहीं अधिक। लेकिन इस वर्ष कर्नाटक की जीडीपी भारतीय जीडीपी से नीचे है। प्रति व्यक्ति विकास दर थी। हम नीचे आ रहे हैं क्योंकि सूखा नहीं, क्योंकि सब कुछ मुफ्त है। ओह, और सूखा नहीं, सूखे से विकास दर पर असर नहीं पड़ेगा। बेशक सूखे का असर विकास दर पर पड़ेगा। सूखा नियमित है। जब सिद्धारमैया सत्ता में आए, जब वे 5 साल तक मुख्यमंत्री थे तो सूखा पड़ा था। अब एक बार फिर वही सत्ता में हैं, तब भी सूखा पड़ रहा है। आप लगातार 7 बार निर्वाचित हुए हैं। आप उप मुख्यमंत्री थे। हाँ। आप मुख्यमंत्री कब बनेंगे? मोदी जी फैसला करेंगे। कर्नाटक की जनता फैसला करेगी। व्यस्त प्रचार अभियानों के बीच में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।